नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी को आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप जानते हैं कि सत्य हिंदी एक अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हम चाहते हैं कि उस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और जो भी आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से भुगतान करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते दिख रहे हैं। एक तो वो पहले ही भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उसको लेकर अपनी चिंता जताते रहे हैं, उसमें मध्यस्थता करने की बात करते रहे हैं और इस तरह के संदेश देते रहे हैं जैसे वो भारत के साथ खड़े हों। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात करके उन्हें G7 में शामिल होने की पेशकश भी कर दी है। आप जानते हैं कि G7 एक अमीर देशों का क्लब है और उसमें तमाम जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो शामिल हैं। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी साहब को ये प्रस्ताव पसंद आया होगा और वो उसमें शामिल भी होंगे। अब बहुत सारे लोगों को भी लग सकता है कि ये तो बड़ी अच्छी पेशकश है, भारत को एक अपना रुतबा बढ़ाने का मौका मिल रहा है, अमीर देशों के समूह में शामिल हो रहा है और उसका उसे फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात इतनी सीधी सादी नहीं है, इसमें बहुत सारे राजनीतिक दांवपेच हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, अमेरिका के। अब आप तो जानते हैं कि घरेलू राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप लगातार पिट रहे हैं, ख़ास तौर पर कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से उन्होंने उसको हैंडल किया उसकी तरह वजह से उनकी बड़ी लोकप्रियता बढ़ गई है। और फिर अभी जो वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं एक काले युवक की मौत के बाद, उसने भी उनकी जो छवि है वो बड़ी बुरी तरह से खंडित कर दी है। तो अब उनकी चिंता ये है कि कैसे चुनाव जीता जाए और उसी में जोड़ तोड़ में उन्होंने इसको G7 को भी घसीट लिया है। G7 की मीटिंग अभी जून में होनी थी लेकिन कोरोना संकट की वजह से उसको सितंबर में पोस्टपोन कर दिया है। सितंबर में ये मीटिंग होगी। तो अब उनकी ये जो पूरी रणनीति है घरेलू राजनीति में पिटने की वजह से वो अब जाकर केंद्रित हो गई है चीन पर, और वो चीन को अलग थलग करने की जो रणनीति अख्तियार किए हुए हैं उसी में भारत को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के साथ कुछ और देशों को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर है ये चीन अच्छे से समझ रहा है। इसलिए चीन की जो प्रतिक्रिया आई है वो बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई है और उसने खुले शब्दों में कहा है कि ये जो अमेरिका कोशिश कर रहा है एक छोटा सा गुट बनाने की उसके ख़िलाफ़, वो चलने वाला नहीं है, वो उसका फेल होना तय है। तो ये एक गुट के बारे में चीन ने अपनी भविष्यवाणी कर दी है। अब मोदी साहब ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि वो अमीर देशों में के क्लब में शामिल होने जा रहे हैं। अमीर देशों के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे। हालांकि पिछले साल भी फ्रांस में उनको आमंत्रित किया गया था और उसमें शामिल हुए थे विशेष आमंत्रित मेहमान के तौर पर। तो लेकिन अब अगर उन्हें अभी ये स्पष्ट नहीं है हालांकि कि पूरी सदस्यता उनको दी जाएगी इस क्लब की, लेकिन अगर उन्हें ये लग रहा है तो जाहिर है कि वो बेशक खुश हो सकते हैं। लेकिन उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये पेशकश उनको अकेले नहीं की गई है, बल्कि उनके साथ 3 और देश जैसे रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों को भी ये पेशकश की गई है। तो जाहिर है कि भारत को ये विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है और देश भी शामिल किए जा रहे हैं। और इनमें से रूस तो पहले भी इस G7 का सदस्य था, तब रूस के शामिल होने से G8 कहलाता था और बाद में जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया तो नाराज़गी हुई इस ग्रुप में और उन्होंने रूस को 2014 में बाहर कर दिया था। तब से वो बाहर है। लेकिन अब ट्रंप साहब रूस में अपना एक दोस्त देखते हैं, व्लादिमीर पुतिन में उनको एक अपना मित्र नज़र आता है। रूस की वो लगातार वकालत करते रहते हैं और पिछले चुनाव में कहा जाता है कि पुतिन की बहुत बड़ी भूमिका थी उनको जितवाने में। और ये वाला चुनाव है, इसमें भी अमेरिकन मीडिया का कहना है कि रूस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए ये कोशिश कर रहा है कि ट्रंप साहब के हक़ में एक हवा बने। तो
उनके प्रति उनका जो नरम रुख है वो यहाँ भी दिख रहा है। हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों उसको शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। यूरोप के ये दो बड़े मुल्क सहमत नहीं हैं कि रूस को वापस इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो लेकिन ये भी साफ है कि रूस का पिछले 6 साल के दौरान चीन के साथ संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए हैं, बहुत मजबूत हुए हैं, और ख़ास तौर पर सामरिक क्षेत्रों में उनमें ज़्यादा गठबंधन हुए हैं, ज़्यादा साझेदारी बढ़ी है। इस वजह से ऐसा तो नहीं है कि रूस इन देशों पर भरोसा कर लेगा जो अक्सर रूस के ख़िलाफ़ गोलबंदी करते रहते हैं, उसके ख़िलाफ़ मोर्चा बनाते रहते हैं, और वो चीन की दोस्ती छोड़कर, चीन के साथ अपने जो संबंध विकसित हुए उनको छोड़कर यहाँ शामिल हो जाएगा। शामिल हो सकता है, लेकिन वो चीन के साथ अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ेगा, ये तो तय है। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि G7 आउटडेटेड हो चुका है, और इसमें अब ये सोचने की बात है कि आउटडेटेड हो चुका है तो अगर उसमें कुछ और मुल्क जुड़ जाएंगे तो कैसे रेलिवेंट हो जाएगा, कैसे प्रासंगिक हो जाएगा, ये उन्होंने नहीं बताया है। अब G7 से G10 हो सकता है, G11 हो सकता है, लेकिन प्रासंगिक इससे हो जाएगा ऐसा नहीं लगता। अगर उसको सचमुच में वो प्रासंगिक बनाना चाहते तो इसमें चीन को भी शामिल करते, ब्राज़ील को भी शामिल करते, दक्षिण अफ्रीका जैसे मुल्कों को भी शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी अहमियत भारत जैसे मुल्कों की तरह हो गई है। ये भी बहुत अच्छी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से है। चीन तो खैर दुनिया का नंबर 2 अर्थव्यवस्था है ही, और उसकी अर्थव्यवस्था भारत से 5 गुनी बड़ी है। जीडीपी में योगदान हो या जो विश्व की संपदा है उसमें साझेदारी हो, चीन का हिस्सा जाहिर है कि भारत से कहीं बड़ा है। अब चूँकि चीन का को अलग थलग करने का मकसद है ट्रंप का, तो जाहिर है कि वो उसको उसमें शामिल क्यों करेंगे। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका और चीन तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, और लेकिन जो ट्रंप साहब हैं इनको लेकर बहुत उत्सुक नहीं है। नहीं तो कोशिश, अगर वही इसको एक्सपेंड ही करना चाह रहे थे, वो और लोगों को शामिल करके इसको रेलिवेंट बनाना चाह रहे थे, तो इनको भी शामिल कर लेते। लेकिन ऐसा लगता है कि इनको शामिल करने से उनको अपनी रणनीति मजबूत होते हुए नहीं लग रही है चीन को अलग थलग करने की। उन्हें लग रहा है कि हो सकता है दक्षिण अफ्रीका साथ ना दे। हालांकि ब्राज़ील में बोल्सोनारो जो हैं वो अमेरिकी कठपुतली ही हैं, ट्रंप के द्वारा ही वहाँ खड़े किए गए हैं, लेकिन पता नहीं ब्राज़ील से उनकी क्या, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो उनको भी न्योता दे दें। असल में कुछ देशों के शामिल होने से इसकी प्रासंगिकता नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता खुद ट्रंप साहब ने ख़त्म कर दी है, और किसी ने नहीं। ट्रंप साहब ने ही जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पिछले साल व्यवहार किया है, उससे इस ग्रुप की, इस क्लब की जो प्रासंगिकता है वो कमज़ोर होती गई है। हालांकि पहले भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता इसकी लोग नहीं देखते थे, इसको एक अमीर देशों का क्लब ही मानते थे, और साल में एक बार इनका शिखर सम्मेलन कहीं होता था किसी देश में जो इनके सदस्य हैं, और सब मिलते जुलते थे और कुछ एक योजनाओं पर बात करते थे, क्लाइमेट चेंज या दुनिया में किसी बीमारी को लेकर, या अर्थव्यवस्था, आर्थिक हालत जो है विश्व की, उस पर विचार करते थे। लेकिन कोई ठोस बहुत इस ग्रुप ने काम किया हो ऐसा नहीं दिखता। 1975 में ये ग्रुप बना था। उस समय बहुत बड़ी ऑयल क्राइसिस थी पूरी दुनिया में, और दूसरी जो समस्याएं थी उनको लेकर शुरू में 5 देश इसमें शामिल हुए थे। इसमें कनाडा था, फ्रांस था, जर्मनी था, और ब्रिटेन था, और अमेरिका था। बाद में इसमें इटली को भी शामिल किया गया, और बाद में ये रूस भी जाकर शामिल हो गया। तो धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करके ये 7 देशों का बना 1998 तक। 1998 में रूस मिला तो वो 8वां देश हो गया। तो इस तरह से इसको एक्सपेंड किया गया, लेकिन इसने कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाई हो, बल्कि ट्रंप साहब ने तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के पेरिस समझौते से खुद को अलग किया, अमेरिका को अलग किया, उसके बाद से इसकी भूमिका और कमज़ोर हो गई है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में है। अब देखिए कि ये जो इन देशों में जो बड़े देश हैं और उनमें भारत में बड़ा अंतर है, ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये जो
7 देश हैं, इनकी जो कुल जो विश्व संपदा है उसमें से उनकी भागीदारी करीब 48% है। मतलब 48% वेल्थ इन 7 देशों के पास है, संपत्ति 7 देशों के पास है। और करीब 40% जो पूरी दुनिया की जीडीपी है उसमें योगदान इनका होता है। भारत का जो योगदान है पूरी जीडीपी में दुनिया की वो 7.48% के आसपास है। चीन का योगदान 20% के करीब है, यानी लगभग भारत से 2.5 गुना। इसी तरह विश्व की संपदा में भारत का हिस्सा करीब 3.5% है, जबकि चीन का 18%। आप अनुमान लगा सकते हैं करीब 5 गुने से भी ज़्यादा उसकी भागीदारी हिस्सेदारी है दुनिया की जो वेल्थ है उसमें। अब ये तो तय है कि ट्रम्प साहब इससे अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, चीन को कॉर्नर करना चाहते हैं। चीन से वो ट्रेड वॉर पहले भी लड़ चुके हैं, चीन से वो कई तरह से झगड़ रहे हैं। WHO, कोरोना वायरस और ताइवान, ये तमाम तरह के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अभी चीन ने जिस तरह से हांगकांग के बारे में एक सुरक्षा का विधेयक पास किया है उसको लेकर भी टकराव शुरू हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ट्रम्प साहब घेरेबंदी कर रहे हैं चीन की, और उसमें भारत को भी शामिल करके भारत का मोहरे के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो भारत को चीन के खिलाफ अपनी रणनीति में एक मोहरे की तरफ खड़ा करे। इसीलिए भारत के साथ उसने अपने जो सुरक्षा सहयोग है वो बहुत बढ़ा दिया है, और ये निश्चित रूप से चीन की आंखों में खटक रहा है क्योंकि उसका पड़ोसी देश उसके खिलाफ मोर्चेबंदी में शामिल हो रहा है। और जो सीमा विवाद अभी चल रहा है लद्दाख के पास, उसकी एक बड़ी वजह ये भी माना जाता है कि भारत जिस तरह से चीन की गोद में बैठता जा रहा है, अमेरिका की गोद में बैठता जा रहा है और अमेरिका परस्त होता जा रहा है, उसने चीन की आंखों में खटक रहा है, और उसको निगेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए वो यहाँ पर दबाव बना रहा है लद्दाख में। तो ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रणनीति का हिस्सा है जिसमें भारत का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है और चीन ऐसा नहीं होने देना चाहता है। ये G7, G10, G11 का जो खेल ट्रम्प साहब रच रहे हैं उसका भी एकमात्र मकसद यही है। इससे भारत को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि विश्व मंच पर भारत की उपस्थिति इससे बढ़ जाएगी, भारत का जो वज़न है वो बढ़ जाएगा या भारत की सुनवाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ट्रम्प साहब ने अभी ही दिखा दिया है। इस घोषणा के साथ साथ एक और घोषणा अमेरिका से आई है कि वो भारत जो टैक्स लगाना चाहता है डिजिटल कंपनियों पर, अमेरिका कंपनियों पर, उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत जो है ज़्यादा टैक्स लगा रहा है अमेरिकी कंपनियों पर। तो ये एक तरह से दूसरी तरह से भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने लिए यहाँ पर आर्थिक सुविधाएं और रियायतें हासिल करने के मामले में अमेरिका ने भारत को कोई छूट नहीं दी है, बल्कि उल्टे लगातार दबाव बना रहा है। तो अमेरिका जिस तरह से काम करता है दबाव के ज़रिए, प्रभाव के ज़रिए और अपने हित साधता है, वो इस पूरे खेल का मकसद है। तो बहुत खुश होने की बात नहीं है कि भारत को G7 में शामिल होने का प्रस्ताव अमेरिका ने दिया है, ट्रम्प साहब ने दिया है। ये एक कहना चाहिए छलावा है जिसको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो मित्रों, ये था आज का द डेली शो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जाते जाते आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए, उसमें जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी भी आपकी इच्छा हो आप भुगतान कीजिए। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।